we are going to have a random test. Let me check how well we have grasped what we have studied. So your first question is here, and I'll be looking at your chat boxes. You will give me answers. Okay, so our first question is, consider the ingredients in Earth's crust. अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें इन इंग्रेडिएंट्स को कंसीडर कीजिए और इनको उनके परसेंटेज, क्या प्रतिशत उनका है क्रस्ट में अर्थ के, उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। कौन सबसे ज्यादा है, उससे फिर कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, मैं हट जाता हूं। आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। Take your time, do not hurry, do not rush, give answers after due consideration. Majority of people are saying A. Okay, let me now ask you, are these also the top 4 abundant ingredients in Earth's crust? मेरा प्रश्न है, आपने जो उपलब्ध विकल्प हैं उसमें आपने क्रम से लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी, अच्छा आंसर दिया आपने। अब मुझे ये भी बताइए कि क्या यही चारों हैं जो अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा एबंडेंट भी हैं? मैन का कहना है कि आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ये एबंडेंट हैं। आप जो बता रहे हैं वो अर्थ में बता रहे हैं, अर्थ का क्रस्ट पूछ रहा हूं। हाँ आदित्य, बिल्कुल ठीक बात है। व्हाट इज मिसिंग हेयर, व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम हेयर? एल्यूमिनियम। यस, इफ मैग्नीशियम की जगह पर एल्यूमिनियम होता अगर, तो वो चारों टॉप 4 हो जाते। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? पहली बात तो ये कि अर्थ के सिर्फ क्रस्ट की बात हो रही है। दूसरी बात है कि अर्थ की क्रस्ट में उपलब्ध विकल्पों में से जो आपने क्रम में लगाया है वो ठीक लगाया है, 2 4 1 3। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये जो उपलब्ध क्रम ये है, लेकिन जो सही क्रम है, जो अगर सारे ऑप्शंस को एक साथ रख के फिर क्रम में लगाइए, जो कि ऑप्शन इसमें नहीं भी दिया हुआ है, वो एल्यूमिनियम आ जाएगा यहाँ पर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और वो तीसरे नंबर का, ठीक है, आयरन जो है, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है, मैग्नीशियम फिर उसके बाद आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या ऑप्शन लगाया? और आपने जो जवाब दिया है कैपिटल ए, वो अर्थ के हिसाब से दिया है कि अर्थ के क्रस्ट के हिसाब से दिया है? ये सब चीजें एकदम शार्पली आपके दिमाग में होनी चाहिए। कभी भी इस चीज को लेकर कभी कंफ्यूज ना होइएगा। 2 3 एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अर्थ के क्रस्ट का अलग याद समझ लीजिए, अर्थ के ओवरऑल का अलग समझ लीजिए, ठीक है, ये 2 चीजें अलग कर लीजिए। अगली बात ये है कि आप इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए कि उपलब्ध विकल्पों में से हो सकता है आपने टॉप 4 याद किया हो, ए बी सी डी, लेकिन वहां पर दिया होता है ए बी सी और एफ। समझ गए बात को? हो सकता है आपका जो एग्जैक्ट चौथा नंबर है वो नहीं आ रहा हो, इट्स ऑल राइट, आपको अवेलेबल ऑप्शंस को लगा देना है सीरियल में, ठीक। एल्यूमिनियम इज ऑल्सो एबंडेंट का बात नहीं है, इसमें ऑल्सो एबंडेंट वगैरह का कोई सवाल नहीं है। इसमें सिंपल सी बात है कि हाँ, सीधे सीधे जानिए कि कौन सी चीज इसमें से मिसिंग है, टॉप 4 कौन से हैं और कौन सी इसमें से मिसिंग है, दैट्स ऑल। इसमें और कोई गेस का चांस ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू प्रोड्यूस अ कैल्डेरा? जो कैल्डेरा नाम का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, वो निम्नलिखित में से कौन से टाइप का वॉल्केनो, कौन से वॉल्केनो होंगे जहां पे कैल्डेरा बनने की संभावना है? बताइए उत्तर। सोच समझ के आराम से जवाब दीजिए, किसी भी चीज में जल्दबाजी मत करिए। ओह, ऑल ऑप्शंस आर नॉट विजिबल, इज इट सो? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? रुकिए देखिए, देख तो रहा है भाई। एक दो तीन चार, चारों तो दिख रहे हैं, मैं बड़ा कर देता हूँ अगर ऐसा है। अच्छा, आप वो कह रहे हैं कि जो चुनाव करना है वो नहीं दिख रहे हैं ठीक से, समझ गया मैं। आप देखें। ओके, फाइन फाइन, आई अंडरस्टैंड। आप सब लोग बोल रहे हैं, कोई ए बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, कोई ऑल बोल रहा है। डी और ए। हम्म। डी। फिर से ए और डी में कंफ्यूजन यानी आपको हो रहा है। चलिए बताना शुरू करिए। आप सिंपल सी चीज ये बताइए, खाली इतना लिखिए आप चैट बॉक्स में, भी छोड़ दीजिए ऑप्शन ऑप्शन, चैट बॉक्स में ये लिखिए कि ये जो कैल्डेरा है वो किस तरह के वॉल्केनो से बन सकती है। दो तरीके जो हमने दो तरह के पढ़े हैं, उनमें से किससे बन सकता है? सिर्फ चैट बॉक्स में ये आंसर लिखिए। यही यही स्थिति खराब हो जा रही है। शील्ड और स्ट्रेटो वॉल्केनो में ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं। अच्छा भाई, शील्ड वॉल्केनो, ओके। फिर से सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, जो दो वॉल्केनोस, दो टाइप के आपने वॉल्केनोस अभी तक पढ़े हैं, उनमें से कौन सा वॉल्केनो होता है जिसमें विस्फोट होता है? क्या इस बात से सहमत हैं आप कि विस्फोट का कोई ना कोई लेना देना होगा उससे? कंसेप्ट में हिला हुआ है, क्या किया जाए? कॉमन सेंस से सॉल्व करिए ना सवाल को। ये पक्का है कि कैल्डेरा क्या होती है, क्या होता है कैल्डेरा? अगर विस्फोट इतना भयानक हो जाए कि पूरा का पूरा वॉल्केनो अपने ही ऊपर कोलैप्स हो जाए, फट जाए और वो गिर जाए, तो जो गड्ढा बनता है उसी को कैल्डेरा बोलते हैं ना। इसमें कोई शक? वेल्सिक उल्सिक तो बहुत देर की बात है, अभी तो रुक जाओ, आस्तिक का अभी तो ठीक है, लेकिन अभी रुको, पहले यहाँ तक तो पहुंचे दो। अच्छा, नो सर बोल रहा है लोग। अच्छा, पता नहीं किसके रिस्पॉन्स में नो सर बोल रहे हो। मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि यह बात तय हो गई या इसके अलावा कुछ आपको बताना है? क्या यह बात सही है कि कैल्डेरा का निर्माण विस्फोट होने से होता है?
बस इतने पे इसका आंसर दीजिए। अच्छा, कोई शक नहीं, ठीक है, समझ गए। तो दोनों में से विस्फोट किस में होता है? स्ट्रेटो वॉल्केनो में होता है कि शील्ड वॉल्केनो में होता है या कंपोजिट वॉल्केनो में होता है? आप क्विकली पार्टिसिपेट करेंगे तो क्विज का मजा आएगा और आप समझ भी जाएंगे। बताइए, जल्दी बताइए, चैट बॉक्स में लिखें। तीन नाम ले रहा हूं मैं, तीन नाम ले रहा हूं मैं, कंपोजिट वॉल्केनो, स्ट्रेटो वॉल्केनो और शील्ड वॉल्केनो। इसमें से किसमें विस्फोट होगा? शील्ड वॉल्केनो बोलते क्यों हैं? चल रुक जाओ, अभी इसका जवाब मत देना, लास्ट वाले क्वेश्चन का जवाब नहीं चाहिए मुझे। कंपोजिट वॉल्केनो और स्ट्रेटो वॉल्केनो में कुछ अलग अलग है क्या या सेम है? किसी को कोई शक इसमें? क्लियर है ना? कंपोजिट वॉल्केनो, स्ट्रेटो वॉल्केनो सेम चीज है और शील्ड वॉल्केनो दूसरी चीज है। शील्ड वॉल्केनो क्यों बनता है? क्योंकि वो धीरे धीरे बहता है ना, सिंपल सी बात है कि नहीं है? धीरे धीरे ग्रेजुअली फ्लो करता है, विस्फोट नहीं होता है, इसीलिए तो शील्ड वॉल्केनो बनता है। तो फिर जब विस्फोट नहीं होता है और इसलिए शील्ड वॉल्केनो बनता है, तो फिर उसमें कैल्डेरा काहे बना रहे हो भाई? जो अब उपलब्ध ऑप्शंस हैं उसमें कैल्डेरा कैसे बनेगा? शील्ड वॉल्केनो फिर काहे बोल रहे हो सब लोग? क्लियर? तो अब बताओ, फिर से बता रहा हूं, ऑप्शन आपको एक और दे रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि इसमें से कौन सा किस टाइप का वॉल्केनो है। इसीलिए तो ये सवाल बनाया गया है कि कंपोजिट, इसमें इसमें जो है बहुत एक से अधिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। तो सबसे पहला नंबर मैं पूछ रहा हूं, सुमात्रन वॉल्केनिक आर्क, ये किस टाइप का वॉल्केनो होगा? शील्ड या स्ट्रेटो? एकदम शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। हाँ, कंपोजिट, ठीक है, चलेगा, कंपोजिट भी चलेगा। कैसे मालूम है आपको? क्योंकि आपको याद होना चाहिए, हम लोग इसको चर्चा कर चुके हैं, कुछ नहीं तो कॉमन सेंस से याद होना चाहिए आपको कि इतना यही तो इलाका है जहां खूब भूकंप आते रहते हैं और सब ज्वालामुखी फटता रहता है। तो ये स्ट्रेटो वॉल्केनो ही तो है। समझे? आप समझे? काहे कंफ्यूज करने के लिए डाले थे हम? यह भी स्ट्रेटो वॉल्केनो का ही एक रूप है। तो एक और दो तो हो ही गया, अब इसका बताओ। वोल्केनोज ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये किस टाइप के वोल्केनोज हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले भी कैसे वोल्केनोज हैं? चलो ठीक, तीनों हो गए। वोल्केनोज ऑफ हवाई, याद करो। हाँ, अब आए। नहीं नहीं अमित, याद करो। हवाई तो है ही, धीरे 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 करके बना है ना, अरे याद करो ना, तुरंत ही याद आना चाहिए भाई। तो अब आप समझ गए बात। तो एक सही है, दो सही है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको फंसाने के लिए यूज किया था। एक, दो, तीन। अगर कैलरा बनने का चांस है तो वो इसमें ज्यादा है, चौथे में नहीं। ठीक बात है? तो 1, 2 and 3। इज दैट एग्रीएबल टू एवरीबडी और एनीबडी हैज सम ऑब्जेक्शन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। जब तक सवाल हल ना करिए ना, तब तक आप कॉन्सेप्ट का एक्चुअली पता नहीं लगता है। इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। Which of the following is or are correct? दोनों में से। Stratovolcanoes erupt the light group minerals which comes from mafic material. Shield volcanoes do not erupt as explosively as composite volcanoes due to difference in presence of gases. पहले का अर्थ यह हुआ कि जो स्ट्रेटो वॉल्केनो होते हैं वो
हल्का जो समूह है, ठीक है, लाइट ग्रुप वाले मिनरल्स हैं वो निकलते हैं उसमें से, जो कि मैफिक में से आते हैं। मैफिक ग्रुप वाले लाइट कलर के जो मिनरल्स होते हैं वो निकलते हैं, पहला। और दूसरे का हिंदी ये हुआ कि जो शील्ड वॉल्केनो होते हैं वो उतना तेजी से इरप्ट नहीं होते हैं जितना कि कंपोजिट वॉल्केनो होते हैं, क्योंकि शील्ड वॉल्केनोज में गैसेस जो है वो उतनी ट्रैप्ड नहीं होती हैं, कंपोजिट वॉल्केनो में गैस होती है, इसकी वजह से दगता है वो। अब इसका उत्तर बताइए सीधे। किसी ने बोला बी, ओनली 2 इज करेक्ट, ऐसा बोल रहे हैं। सी, दोनों ही सही हैं। समृद्धि, ओनली 2 इज करेक्ट। अच्छा, बी यानी सब ओनली 2 वाले। फर्स्ट वन इज फॉर लाइट मिनरल्स आर फेल्सिक। चलो पकड़ा कम से कम एक आदमी का, सभी पकड़, ठीक है। जो भी आंसर बी दे रहे हैं वो समझ गए हैं कि स्टेटमेंट ऐसे ही फंसाते हैं ना, अब आसान क्वेश्चन आना बंद हो गए। ये सब सही हो सकता है लेकिन गलत यहां हो रहा है मैटर। फेल्सिक होना चाहिए यहां, फेल्सिक। समझ गए इस पॉइंट को? सब लोग एग्री करते हैं? या एक छोटा सा दाहिने बाएं कर दिया। और इस तरह के सवाल ऑलरेडी आ रहे हैं दोस्त, इस तरह के माइनर मिस्टेक्स और कंसेप्चुअल उसको करने वाले सवाल ऑलरेडी आ रहे हैं। और आपको अगर सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट याद हो, याद करिए, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद हो अगर, तो भी आपको सिर्फ इतना याद है कि जो फेल्सिक वाला होता है वो चिपचिपा होता है और वही दगता है, तो सीधे आपको स्ट्रेटोवॉल्केनोज जैसे ही आया वैसे फेल्सिक तो दिमाग में रहना ही चाहिए। इनफैक्ट फेल्सिक की वजह से स्ट्रेटोवॉल्केनोज बनते हैं। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपको इंफॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? आगे बढ़ा जाए। दूसरी बात भी सही है, अगर आपने ध्यान से लेक्चर सुना होगा तो पॉइंट नंबर 2 इज करेक्ट। हाँ, ऐसे भी फंसाते हैं, ये भी ध्यान रखिए। दिस इज नॉट द ओनली रीजन, ओके, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस। ये शार्पनेस भी होनी चाहिए दिमाग में, कि आपके दिमाग में वो चीज पता चला, हैंगओवर इतना ज्यादा है फेल्सिक और मैफिक का कि आप इस स्टेटमेंट को गलत बोल देंगे। क्यों गलत बोल देंगे? हो सकता है आप गलती से कहें कि नहीं नहीं, अरे ये जो अंतर होता है, एक्सप्लोजन का अंतर, तो फेल्सिक और मैफिक की वजह से होता है, गैस की वजह से थोड़ी ना होता है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? ऐसी गलती मत करना। यहां ओनली थोड़ा लिखा हुआ है। अगर इस लाइन में ओनली लिखा होता शील्ड वॉल्केनोज डोंट इरप्ट एज एक्सप्लोसिवली एज कंपोजिट वॉल्केनोज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैस, तब ये गलत होता। लेकिन गैस इज वन ऑफ द रीजंस और नॉट। ऐसे सवाल मैंने देखे हैं, लोग फंसाता है यूपीएससी के पेपर में। इसलिए अगर एक भी कारण उसमें से है, वो कारण उसके लिए जिम्मेदार है, तो करेक्ट है स्टेटमेंट। चलो बड़ी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4, which is the correct order in terms of increasing hardness from left to right? ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिए ही नहीं थे, एक ही तो स्केल दिए थे कि इसको भाई देख लेना। इंक्रीजिंग हार्डनेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सवाल को भी सही से समझना है, यानी कौन सा इनमें से सही है जिसमें इधर बढ़ने पे हार्डनेस बढ़ती जा रही है, ये आपको देखना है। देवेंद्र बोल रहा है बी, अर्चना इज आल्सो सेइंग बी, मैं बी, मुकुल बी। वेरी वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। देखो इस तरह की क्विज का एक ही नुकसान है दोस्तों, कि अगर कुछ शुरू के मेजॉरिटी ने कोई एक ही ऑप्शन बोल दिया, बी 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 होता आ रहा, और मैंने उसे अप्रूव कर दिया, तो आप अपने दिल में जानते हैं बाकी लोग कि वो शायद गलत दे रहे थे आंसर, ठीक है? तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ करेक्ट जजमेंट ऑफ वेदर यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड और नॉट। आई नो दिस काइंड ऑफ, अनलेस हम टेस्ट लें इंडिविजुअल, तब तक नहीं पॉसिबल है। लेकिन भैया ये कोई नर्सरी का क्लास तो है नहीं, आप खुद अपने लिए जिम्मेदार हैं, आप खुद जानते हैं कि आप सही कर रहे हैं, कितने सवाल सही कर रहे हैं, तो उसका ठेका तो हम लोग ले नहीं सकते हैं, हम अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं आपके साथ बस। नेक्स्ट, विच ऑफ द, ये स्केल कौन सी होती है? व्हाट इज दैट स्केल कॉल्ड? जो इसका मापदंड है जिसपे नापा जाता है, उसको स्केल को क्या कहते हैं? मोज स्केल। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रूसिव रॉक इज अ मशरूम शेप्ड फॉर्मेशन?
कौन सा निम्नलिखित में से मशरूम वाले शेप का होता है, बताइएगा। डी, डी, बी, डी, लैकोलिथ, डी लैकोलिथ, डी, डी, डी। आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? इसमें है ये नहीं वो ऑप्शन, लैकोलिथ होता है वो, याद कर लीजिए चीजों को अच्छे से, है ना? ये सब तो दूसरे वाले हैं, बैथोलिथ आप जानते हैं, फैकोलिथ आप जानते ही हैं, लोपोलिथ आप जानते हैं, लेंटिकुलर वाला, तो लैकोलिथ इसमें है ही नहीं। यस, इसीलिए ऐसा सवाल बनाया भी था। Which of the following is are correct? In India, red soil has developed on a parent rock that is made up of coarse crystals. In India, igneous rocks with very fine-grained structure have given rise to regular soils. इनमें से कौन सी चीज सही है? पहले की हिंदी है कि भारत की अगर मिट्टियों की बात की जाए तो जो लाल मिट्टी है वो ऐसी रॉक से बनी है जिसमें कि बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं उस रॉक में। और दूसरा है स्टेटमेंट कि भारत में ऐसी आग्नेय चट्टानें जो बहुत फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर जिनका होता है, महीन होते हैं ग्रेन्स जिनके, उनसे रेगुर सॉइल बनी है। इसमें क्या सही है? आदित्य बोल रहा है सी। तो मेहनत तो कर ही रहे हो, हम हमारी शिकायत यही है भाई कि बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हो। ऐसा ना हम डिसअपॉइंट होने वाले लोगों में से जनरली नहीं है भाई, हम लोग कोई भी नहीं, नहीं तो इस ग्रुप इतना बड़ा वेंचर साथ में लेते ही नहीं। हमको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमको तकलीफ इस चीज की सिर्फ है कि अनलेस यू आर डूइंग योर बेस्ट, रिजल्ट्स विल नॉट कम। I am only and only bothered, we in fact all of us are bothered about whether you are doing your best or not. We don't want you to cheat yourself. We don't want that your parents stand and wait in false assurances. That's the only thing. आप हमारे कमिटमेंट को आप डिगा नहीं सकते, चाहे जितना वो कर लीजिए, चाहे जितना बदमाशी कर लीजिए। हम एक सिंगल बच्चा भी होगा हम उसे भी पढ़ाते रहेंगे इसी कैलिबर से, इसी जुनून से, लेकिन आप अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए। So the option is C. Both 1 and 2 are correct. Let's explain this answer. Why it is so, my dear friends? Red soil has developed on a parent rock that is made up of coarse crystals. तो किसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कोर्स होते हैं। कोर्स क्रिस्टल्स बनने के लिए क्या चाहिए होता है? बड़े बड़े क्रिस्टल अच्छे से डेवलप हो सके इसके लिए क्या चाहिए होता है? इंट्रूसिव कि एक्सट्रूसिव? चलो ऐसे बताओ, बाहर आ जाएगा तब क्रिस्टल बड़े बनेंगे या नीचे रहेगा तब क्रिस्टल बड़े बन रहेंगे? इंफॉर्मेशन तो ठीक है आदित्य, रीजन बताओ। रीजन भी जानते हो ऑब्वियसली, तभी ऐसा आंसर दिया है। बड़े बड़े क्रिस्टल डेवलप, हम चाहते हैं इंफॉर्मेशन याद है ना रखनी पड़े ना, कॉन्सेप्ट से हल कर दो। बड़े बड़े क्रिस्टल बनने के लिए समय चाहिए होता है कि नहीं? समय, कि जल्दी से ठंडा ना हो जाए, तो इसीलिए इंट्रूसिव। हाँ, तो ग्रेनाइटिक रॉक की ही तो बात हो रही है ऊपर, और नीचे कौन सी की बात हो रही है? फाइन ग्रेन कब बनेगा? जब टाइम ही नहीं मिला बड़े बड़े क्रिस्टल बनने के, महीन जैसा था वैसा सॉलिडिफाई हो गया। शिवा वापस सोचो किसका जवाब दे रहे हो। हाँ ठीक है, ये मतलब पहले वाले का जवाब था। अब दूसरा मैं पूछ रहा हूँ, निवेदिता व्हाट आर यू आंसरिंग? आई डोंट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड। शायद तुम पहले वाले का जवाब दे रहे हो। मैं सेकंड अब पूछ रहा हूँ कि सेकंड नंबर का कि किसकी बात हो रही है कि फाइन ग्रेन्स रह जाएंगे, बड़े क्रिस्टल्स नहीं डेवलप हो पाएंगे, वो किस रॉक में होगा? हमको आंसर वांसर नहीं चाहिए, ब्लैक सॉइल वैसा कुछ नहीं चाहिए। हम सिंपल सा सवाल कॉन्सेप्ट का पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए बस। एक्सट्रूसिव जो कि जल्दी ठंडे हो जाएंगे और फाइन ग्रेन रह जाएंगे। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट और भी आप लोगों को दिमाग में आ रहा है कि नहीं? वो आगे आगे शायद सवाल में आएगा, चिंता न करो। तो समझ गए? द रीजनिंग बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? All right, let's move ahead. Which of the following is are correct?
Granite rocks are light. Granites are susceptible to chemical weathering. Basalt rocks are heavy. Basalt rocks are resistant to chemical weathering. 4 वक्तव्य हैं। ग्रेनाइट रॉक हल्की होती हैं और इसलिए वो केमिकल वेदरिंग उनकी जो है टूट फूट और क्षरण के लिए वो ज्यादा जो है सॉफ्ट पड़ जाती हैं। बेसाल्ट रॉक्स हैवी होते हैं और इसलिए वो रासायनिक क्षरण के लिए की तरफ जो है प्रतिरोधी होती है। इनमें से आपको क्या सही लगता है? ओके, कैरी ऑन, जवाब देते जाइए। बी और ए में कंफ्यूज हो रहे हैं आप। So this was the question to check your concept. Okay. Okay. ठीक है, फाइन। आप सभी लोग गलत हैं, जितने भी आंसर अभी तक दिए सब गलत है। ओके, चलो अब एक एक करके इसको देखना शुरू करिए। अब उत्तर बदलने का कोई फायदा नहीं, अब सब गलत हो गए। ग्रेनाइट रॉक्स आर लाइट, ये बात सही है। एक एक करके बढ़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। आपके रिस्पॉन्स का मैं वेट करता हूं। ग्रेनाइट रॉक्स आर लाइट, ये बात सही है या गलत? और मान लो उस समय नहीं याद आए तो लॉजिक से इस चीज को कैसे डिराइव किया जाए? लॉजिक से डिराइव कर सकते हो। क्या सबको याद है कि जो कॉन्टिनेंट वाली क्रस्ट होती है और जो ओशियन में क्रस्ट होती है उसमें से कौन सा भारी होता है? ओशियानिक क्रस्ट भारी होती है। और ओशियानिक क्रस्ट किस चीज से बनती है? उस घटना को क्या बोलते हैं जहां से ओशियानिक क्रस्ट का निर्माण होता है? हमको बेसाल्ट नहीं सुनना है, हम आपके नहीं कॉन्सेप्ट के कोर तक घुस जाओ। ओशियानिक क्रस्ट का निर्माण हम हिंट दे रहे हैं। ओशियानिक क्रस्ट का निर्माण कहां से होता है? ऐसे ऐसे ऐसे। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? नहीं, हमको बेसाल्ट जानना ही नहीं है। मिड ओशियानिक रिज से होता है और इसको क्या सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं ना भाई, याद आया सबको? तो मिड ओशियानिक रिज के अंदर से क्या निकल के क्या ठंडा होता जाता है? जल्दी जल्दी ठंडा नहीं हो जाएगा, पानी में नीचे आएगा तो। हाँ, अब बताओ आंसर। तो ये किस तरह की रॉक बनी? सही बात है ना, नीचे से आ गया लावा और ठंडा होता गया, तो ये क्या बना? अगर एक्सट्रूसिव रॉक हुई कि नहीं हुई? और एक्सट्रूसिव रॉक किस टाइप की? बेसाल्ट की हुई। तो अब आप समझ गए कि बेसाल्ट हैवी तो होता ही है, इसमें कहां कोई दो राय है। और ग्रेनाइट लाइट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो 1 और 3 में तो कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? फाइन। प्लूटोनिक का क्या अर्थ होता है? अब लिख ही दिए हो तो बताओ जरा। चलो अनिरुद्ध, प्रयास करो बताने का। प्लूटोनिक का अर्थ क्या हुआ? इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव? हाँ, ठीक बात। समझ रहे हो ना, बस हम ये चाहते हैं कि गड़बड़ा ना दो कहीं। ठीक है, हमारा अभी का फिलहाल का डिस्कशन का सारांश ये है कि ग्रेनाइट रॉक्स आर लाइट सही है, बेसाल्ट रॉक्स आर हैवी सही है। आप 2 और 4 पे मैटर रुका। तो क्योंकि ये लाइट है इसलिए ये जल्दी वेदर हो जाएंगी, यही कॉन्सेप्ट आपका चेक करना था। ये गलत है, एकदम गलत स्टेटमेंट है। दोनों 2 और 4 दोनों ही गलत है। इस बात से क्या प्रभाव? वजन से होता है क्या, या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से होता है? उसके उसके बाकी कैरेक्टरिस्टिक से होता है? फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक से होगा कि खाली वजन से होगा कि कौन हैवी है और कौन वो है? इसी में फंसाना चाह रहे थे आपको कि आपके रीजनिंग को मैंने बायस कर दिया, और सवाल बोलते समय भी मैंने ऐसा ही बोला। नहीं, आपको बायस नहीं होना है, आपका दिमाग एकदम शार्पली ओपन रखना है। ऑलराइट, सो यस, इट्स नॉट बाय वेट। ग्रेनाइटिक रॉक्स आर लाइट एंड दे आर मोर रेजिस्टेंट। अगर ऐसा नहीं है तो जो आपको जितने भी स्ट्रक्चर मैंने दिखाए हैं
गूगल अर्थ पे ले गया था, भोमगीर ले गया था कि नहीं ले गया था, याद है? इतना बड़ा डोम बैथोलिथ निकला था वो। अब इसी से दिमाग लगा लो ना कि बैथोलिथ किस तरह का स्ट्रक्चर है, ग्रेनाइटिक है कि बेसाल्टिक, बताओ जरा। है ना ग्रेनाइटिक। और वो मतलब उसके ऊपर की जमीन पूरी जो है वो स्वाहा हो जा रही है, लेकिन उसको कुछ नहीं हो रहा है। और वो सब इसके अगल बगल का सब कुछ जो है वो इरोड हो गया, लेकिन वो अभी भी खड़ा है, तो रेजिस्टेंट ही तो है। कहने का अर्थ है रीजनिंग, रीजनिंग और अपने एक्सपीरियंस के अवेलेबल नॉलेज का यूज करिए। तो 2 और 4 ये उल्टा है, उल्टा है, बस 2 और 4 उल्टा लिखे हुए हैं। अंडरस्टूड? सो द करेक्ट आंसर विल बी एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी पेयर्स होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मुझसे, मैं ठीक कर लेता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ सोर्स एंड प्रोडक्ट रिलेशनशिप। ये कहा जा रहा है कि सोर्स और प्रोडक्ट यानी किससे क्या बना है, इस मामले में आपको क्या लगता है कि एबीसीडी में से कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है, कि किससे क्या नहीं बन सकता है, ये चीज पूछी जा रही है। आपको क्या लगता है, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है क्या? आंसर आप बी बता रहे हैं, बी आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यू गॉट इट, यू गॉट इट, आई एम वेरी हैप्पी। लाइमस्टोन से मार्बल बिल्कुल बनता है, कोल का ही एक अपर रूप है डायमंड, बिल्कुल ठीक बात है। शेल से स्लेट बनती है, ये भी सही बात है। ऑब्वियसली सैंडस्टोन से क्या बनता है फिर? सैंडस्टोन से तो बताइए ना, फिर बनता क्या है? अगर ये नहीं बनता है, शिस्ट नहीं बनती है, तो क्या बनता है? शाबाश पूनम, बहुत ही अच्छा, ठीक है, फाइन, यू नो दिस। सो क्वार्टजाइट बनता है। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है मेनली, लेकिन डीपली अगर आपने पढ़ा है तो आप लॉजिक से भी, कॉन्सेप्चुअली भी इसको कर सकते हैं। आप इसमें एलिमिनेशन के बेसिस पे तो कर ही सकते हैं, आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे, बाकी आपका जानते हैं कि सही है। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन फ्रॉम एंशियंट टू रिसेंट। ये जो रॉक सिस्टम्स है दोस्तों, इन रॉक सिस्टम्स को उनकी उत्पत्ति और उनकी आयु के आधार पर सजाइए। चलो ऐसे पहले पहले तुम लोग दिमाग लगा लो, तब हम बताओ। क्या क्या जवाब दिए भाई? हाँ चैट। सी सी सी, अच्छा ज्यादातर लोग बी सी में कंफ्यूजन हो रहा है। सी कहता है 3 1 4 2, यानी आपका कहना है कि सबसे पुराने धारवाड़ हुए, फिर विंध्यन, फिर द्रविडियन और फिर गोंडवाना, ऐसा आपका कहना है कि गोंडवाना जो है वो सबसे। देखो जब इंफॉर्मेशन कम हो, जब इंफॉर्मेशन कम हो तो फिर ट्राई करिए कि जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको इस्तेमाल किया जाए, ठीक है? तो इसमें से कौन सी चीज है जो सबसे नई है, इतना तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सबसे नया इसमें से कौन है। तो आप फट से बता सकते हैं कि भाई इनमें से सबसे नया अगर बात करो तो गोंडवाना सबसे नया वाला है, ठीक है?
जुरासिक से ठीक पहले जो है वो गोंडवाना है। यानी ऐसा कह लीजिए ना कि जो लेटेस्ट युग है, आर्यन कहते हैं ना उसको, आर्यन में जो लेटेस्ट युग है उसका पहला पीरियड यही है, पहला सिस्टम ही है ये गोंडवाना। तो ये हो एक पक्का होगा कि भाई जो है इधर। लेकिन अब दो 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 ये तो तीनों, इसीलिए तो सवाल ऐसा दिया है। इसलिए फिर आपको क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि सबसे पुराना कौन है। अगर ये याद आ जाए कि इसमें सबसे पुराना कौन है, तो विंध्यन, द्रविडियन और धारवाड़, इनमें सबसे पुराना कौन है, अगर वो पता चल जाए तब भी फिर फंसेगा, फिर फंसाऊंगा मैं। तो कहने का मतलब कुछ सवाल ऐसे होंगे जो इतना इजी नहीं होगा एलिमिनेशन से करना, और ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और इसीलिए कुछ ही ऐसे एरियाज में आपको बताता हूं जिसमें आपको थोड़ा याद भी करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि हो सके तो 75% कॉन्सेप्ट और 25% फैक्ट्स, इतना ध्यान रखना चाहिए। इसको याद करने का लॉजिकल तरीका भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जहां पर लॉजिकल तरीका नहीं काम आवे वहां पर आपको तुरंत ही जो है वो उसको उठा के रट डालिए, एज सिंपल एज दैट। मैं बता रहा हूं ना आपको, आप यहाँ पर पर्पस प्रैक्टिकल है, यहाँ जो व्यवहारिक आपको जो है परिणाम लाना है, सिंपल सी बात है। 75% चीजें ट्राई कीजिए कि कॉन्सेप्ट का एक खांचा बन जाए, उसमें फैक्ट्स को फटाफट बैठा के याद कर डालिए पूरा। कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं एंड दैट इज फाइन, बस हमारा अटेम्प्ट यह है कि उन्हें मिनिमम कर दिया जाए, कि कितना कम से कम याद रखना पड़े, ठीक है। और उसको बहुत ही अच्छे से इसका निमोनिक्स बना के, कॉन्सेप्चुअल जो है मैप बना के आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा कि सबसे जो पुराना वाला युग था, सबसे पुराना, जिनमें सबसे प्राइमरी रॉक्स कौन सी मानी जाती थी, नाइस और शिस्ट, वो सबसे पुरानी। माइंड में पिक्चर आ जानी चाहिए, जैसे मेरे पिक्चर आ जाती है कि सबसे पुराना जो युग है उसमें दो भाग हैं, एक नाइस और शिस्ट जो कि प्राइमरी रॉक्स ही हैं, ठीक है, इग्नियस रॉक्स, और एक दूसरी जो कैटेगरी हुई वो धारवाड़ हुई, आपको याद होगा। फिर अगला जो सिस्टम आएगा वो इन्हीं से तो बनेगा। आप सोच के देखिए कि आखिर वो बनेगा तो किससे बनेगा, इन्हीं से तो बनेगा। उन्हें क्या कहते हैं, पुराना रॉक्स कहते हैं। तो जो है पहला जो आर्कियन युग हो गया, आर्कियन के बाद पुराना युग आया, पुराना युग में दो हिस्से फिर हो गए, ठीक है, विंध्यन और कडप्पा वाले हो गए, ठीक है। तो कडप्पा सिस्टम पुराना हुआ जो कि उनके सेडिमेंटेशन से बना, फिर विंध्यन आ गया, उसके बाद द्रविडियन सिस्टम आया, द्रविडियन सिस्टम के बाद सबसे लास्ट में आर्यन सिस्टम आया। आर्यन सिस्टम में ज्यादा डिविजन है, इनका पहला डिवीजन गोंडवाना है, ठीक है, और लास्ट में तो क्वाटरनरी आप जानते हैं सबसे बाद में। फाइन, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, कौन कौन सा इसमें सही लग रहा है। धारवाड़ सिस्टम इज मेड अप ऑफ ओल्डेस्ट सेडिमेंटरी रॉक्स, क्या यह बात आपको सही लगती है। पहला, अब अभी नहीं, अभी पहले आप पूरा पढ़ लीजिए। धारवाड़ सिस्टम सबसे पुरानी अवसादी चट्टानों से बना है। धारवाड़ सिस्टम डेवलप हुआ प्रोटेरोजोइक के समय में। इसमें मेटालिक मिनरल्स और फॉसिल्स पाए जाते हैं अच्छे से। अरावली माउंटेन रेंज इसका एक उदाहरण है। इन चारों में से धारवाड़ सिस्टम के बारे में कौन सी बात सही है, ये हमको जो है बताना है। क्या पहले आप आंसर दे लीजिए। आंसर सब लोग बोल रहा है, एक तरफ सी और कुछ लोग बी बोल रहा है। सी क्या है, 1 and 4। धारवाड़ सिस्टम इज ओल्डेस्ट सेडिमेंटरी रॉक, फॉर इट इज अ रिसोर्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स एंड फॉसिल्स। अरावली माउंटेन्स रेंज इज एग्जांपल ऑफ धारवाड़ सिस्टम। कोई डी भी बोल रहा है, 1 2 3 4 चारों सही है, ऐसा बोल रहे हैं कुछ लोग। तो सी और डी में ही कंफ्यूजन है मेनली। ओके, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा है, और वो इंफॉर्मेशन बेस्ड बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है, वो लॉजिक बेस्ड होंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे थे जो, अच्छा ये याद है कि धारवाड़ सबसे पुराना वाला है, इसमें कोई शक, तो चैट बॉक्स में आपका देखता रहूं, समझ में आएगा। एक मिनट रुक जाओ, चैट बॉक्स पर जो है, अच्छा ऐसे दिखने लगेगा, फिर मैं फोन में देख लेता हूँ कहाँ गया भाई। हाँ ठीक है, इसमें सब लोगों को कोई शक नहीं है कि धारवाड़ सबसे पुराना है सिस्टम, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली आर्कियन में दो हिस्से हुए ना, आर्कियन में दो हिस्से हुए, एक नाइस और शिस्ट जो कि प्राइमरी रॉक्स है, उसके बाद अगला नंबर धारवाड़ का आ जाता है, ठीक बात है। तो धारवाड़ सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ओल्डेस्ट सेडिमेंटरी रॉक्स, ये एक स्टेटमेंट कहा जा रहा है, ठीक है।
अब प्रश्न ये उठता है, आप समझिए इस बात को, कि क्या इस सवाल में कुछ ऐसे हिंट्स या कुछ ऐसे लॉजिकल जो है वो क्लूज छिपे हुए हैं जो हमें वैसे ही जो है अपने अंदर में से बिना कुछ ना भी हमें मालूम हो तो वो हमें बता सकते हैं। देखो, इट डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्रोटेरोजोइक, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स एंड फॉसिल्स। तो अगर दो जब तक सही नहीं होगा तब तक तीसरा सही नहीं हो सकता। क्या ये लाइन आप समझ पा रहे हैं? और ऑल्सो स्टेटमेंट 3 रॉन्ग ड्यू टू नो फॉसिल फाउंड, 2 कैनॉट बी ट्रू। क्यों? हाँ, 2 वाई 2 कैनॉट बी ट्रू। अब आप लोग पकड़ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा था। अब आप समझ गए कि अगर वो ओल्डेस्ट यानी आर्कियन शिस्ट, नाइस और शिस्ट से बना, प्राइमरी रॉक से वो बने हुए हैं, तो ये किस युग की बात हो गई? प्री कैम्ब्रियन की ना। समझे बात? प्री कैम्ब्रियन की बात हो गई। तो अगर प्री कैम्ब्रियन की है तो इसका मतलब प्रोटोजोइक से भी पहले की बात है, तो ये गलत हो गया। या सब लॉजिक में है। और अगर ये गलत हो गया तो फॉसिल्स में कहां पाया जाएगा? प्री कैम्ब्रियन में तो फॉसिल होता नहीं था। ये बात सही है, मेटालिक मिनरल्स की बात सही है, लेकिन फॉसिल्स की बात गलत है, इसलिए गलत हो गए। तो 2 और 3 गलत हो गए, 1 और 4 सही है। अब इसमें ऑप्शन दिया हो कि न दिया हो, सी। समझ गए बात को? सब लोग सहमत हैं? अरावली तो उसका एग्जाम्पल है, आप नहीं जानते हैं? आपको लेक्चर के दौरान, और हम लोग वैसे नहीं जानते कि ओल्डेस्ट माउंटेन्स में से अरावली ही है, रेलिक हो चुका है। ठीक, आगे। समय ज्यादा नहीं है हमारे पास, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। सॉइल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग, ड्यूरिंग और फ्रॉम दोनों हो गया, गलती हो गई, कोई बात नहीं। सॉइल्स फॉर्म अभी सही कर देते हैं ना, तो एमएस वर्ड है। सॉइल्स फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंटरी रॉक्स आर रिलेटिवली मोस्ट अबंडेंट। ये कह रहा है अवसादी चट्टानों से बनी हुई जो मिट्टी है, भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है। सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया लिखा हुआ है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अवसादी चट्टानों से बनने वाली जो मिट्टी का प्रकार है वो सबसे ज्यादा एबंडेंट है। और दूसरा वक्तव्य है कि जो फाइन ग्रेन्ड इग्नियस रॉक से बनी होती है वो तीसरे नंबर पे है। क्या ये बात सही है? कौन से टाइप की मिट्टियों की बात हो रही है? चलो बताओ चैट बॉक्स में। दोनों का मिट्टी का नाम लिख दो आगे पीछे चैट बॉक्स में, हम समझ जाए कि तुम समझ गए हो कॉन्सेप्ट। एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल, शाबाश, बिल्कुल सही बात है, सब लोग समझ रहे, एकदम आंसर क्लियर है। फाइन ग्रेन्ड याद आ गया, बेसाल्ट। सेडिमेंट्री रॉक्स, लाइमस्टोन हिमालय वाला, दोनों क्लियर हो गया। तो क्रम तो सबको याद ही होगा, सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल, उसके बाद रेड सॉइल, उसके बाद ब्लैक सॉइल। तो ये तीसरे नंबर पर है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, कॉन्सेप्ट भी फैक्ट भी दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं, आप देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? कौन सा नहीं सही है, असत्य है? पोर्टोलाइजेशन लेटराइजेशन का ठीक उल्टा होता है। ग्लेजिएशन प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ फेरिक आयंस ड्यू टू रिडक्शन। कैल्सिफिकेट ग्लेजिएशन प्रोसेस में फेरिक आयंस बनते हैं रिडक्शन के कारण। कैल्सिफिकेशन सॉइल का होता है जहां पर, वहां पर ग्रासलैंड्स खूब अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। सोडिफिकेशन का ट्रीटमेंट करना हो तो जिप्सम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप बताओ कि इसमें से कौन सा नहीं सही है? बहुत ही आराम से सवाल को पढ़ने की आदत डालिए, गहराई से सवाल को पढ़ना सीखिए पहले, और फिर उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखते जाइए जवाब।
ओके, और बी सी में कंफ्यूजन हो रहा है आपको। कोई ऑप्शन सी बोल रहा है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, कोई बी और सी में कंफ्यूजन है। हम आपसे सवाल पूछते जाते हैं। कॉर्डियलाइजेशन और लेटराइजेशन एक दूसरे का उल्टा होते हैं, ये बात सही है? यहाँ पीछे क्या छूट जाता है? यहाँ पीछे क्या छूट जाता है, चैट बॉक्स में लिखिए। कॉर्डियलाइजेशन में पीछे क्या रह जाता है? सिलिका। यहाँ पीछे क्या छूट जाता है? कंफ्यूजन न रखना कोई। कॉर्डियलाइजेशन में पीछे सिलिका छूट जाता है, आयरन एल्यूमिनियम नीचे चले जाते हैं। लेटराइजेशन में आयरन एल्यूमिनियम रह जाते हैं और बेस कैटायंस और सिलिका नीचे चला जाता है रह के। किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए इसमें, सही है। तो एक दूसरे के लगभग उल्टे हैं। ग्लेजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ आयरन और नॉट। सिर्फ इतने का जवाब देना जितना मैं पूछ रहा हूं, यस और नो। ग्लेजेशन में आयरन का रिडक्शन होता है कि नहीं होता है? क्या बताए थे कि आयरन का ये जो कलर पैदा होता है इसमें, वो आयरन के रिडक्शन से होता। अगर आयरन ऑक्सीडाइज होता तो मिट्टी का रंग क्या हो गया होता? इसका उत्तर देना सिर्फ लिमिटेड। अगर आयरन ऑक्सीडाइज हुआ होता तो कलर क्या हो गया होता? रेड। यहाँ ये रेड वाला तो है नहीं। कॉन्सेप्ट लॉजिक लगाते हैं जाइए, जो जानते हो कॉमन सेंस पे सॉल्व करिए। तो ये रेड वाला तो है नहीं, तो इसका मतलब आयरन रिड्यूस तो होता ही होगा। लेकिन इसमें छिपी हुई गलती क्या है, वो भी चैट बॉक्स में लिख दो, यू हैव गॉट इट। गलत है, सही बात है कि ये गलत है, लेकिन इसमें छिपी हुई गलती क्या है? फेरिक, एग्जैक्टली। ठीक है। अगर रिडक्शन होगा, भाई सोच कर देखो, जो हमने बात की थी कि 2+ और 3+ की बात हुई थी कि नहीं हुई थी, कि फेरिक से फेरस बनता है, तो फेरिक नहीं बनता है, फेरस बनता है। इस लेवल तक यूपीएससी चला गया है अब, इसलिए हमें सजग रहना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा चीज, लेकिन इतनी इतनी स्पेसिफिसिटी और जो है इतना प्रिसीजन जो है वो अब होना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। कैल्सिफिकेशन सॉइल का जहां होता है वहां लग्जूरियस ग्रोथ होती है ग्रासलैंड की। जहां पर सॉइल का कैल्सिफिकेशन होगा, वो कैसी सिचुएशन होगी? जहां पे इवेपो ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा होगा प्रेसिपिटेशन की तुलना में, तो ऊपर की जो सब सॉइल होगी वो ड्राई जैसी होगी। तो अगर ड्राई ड्राई सॉइल होगी जो, तो ड्राई सॉइल जो होगी उसमें बहुत मोटे मोटे और बड़े ट्रीज के ग्रोथ का संभावना तो उतना रहेगा नहीं। तो छोटे मोटे जो वहां पनप पाए वो पनप जाएंगे, ग्रासेस और श्रब्स टाइप की जो है वो शैलो रूट्स जिनकी हो वो पनप जाएंगे। ज्यादा गहरे रूट्स में तो वहां कैल्शियम जमा हुआ है, वहां तो तबाही हो जाएगी। समझ गए? तो कैल्सिफिकेशन होगा तो वहां ग्रासलैंड जो है वो अच्छे से लग्जूरियस ग्रासलैंड जो है वो ग्रो करता है। कल हमने बात भी की थी कि फिर जो है वो ऑर्गेनिक मिक्सिंग भी उनकी अच्छे से हो जाती है, ग्रास से जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है उससे। ठीक है। नेक्स्ट, सोडिफिकेशन इस चीज तो कल ही बात किए थे हम लोग, आपको ध्यान ही होगा, कहा था आपको कि देख लेना भाई इसको। एज पर द अमेरिकन सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, विच इज द मोस्ट अबंडेंट सॉइल ऑर्डर इन इंडिया? भूपेंद्र बताओ बे, तुमका बहुत मन रहा पढ़े। बता भी दिया, ठीक, शाबाश। इसमें मुझे उत्तर जानने में कोई रुचि नहीं है, इसमें मुझे रुचि इस चीज में है कि आप सवाल को सही से समझ गए कि नहीं। एज पर अमेरिकन सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, विच इज द मोस्ट अबंडेंट सॉइल ऑर्डर इन इंडिया? ये नहीं लिखा है विच इज द मोस्ट सॉइल ऑर्डर इन द फॉलोइंग। बात समझे कि नहीं समझे? फिर से वही कंफ्यूजन जानबूझकर मैंने इसमें डाला है। समझ गए बात? आप जानते हैं कि इंसेक्टिसॉल जो होती है, यस बिल्कुल सही। और अगर ये इसको बदल देता मैं प्रश्न कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है, तो आंसर क्या होता आपका? शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, एंटीसॉल्स होता, राइट। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, इन इंडिया, which of the following climate types is most likely to have high calcium carbonate content? सॉइल में, ऑफ कोर्स सॉइल की बात हो रही है। सॉइल में ये मैं लिखना, इन सॉइल,
इनमें से आपको क्या लगता है कौन से क्लाइमेट के नीचे जो सॉइल होगी उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सर्वाधिक होने की संभावना है? बताइए उत्तर। तो सिंपल सिंपल वाले सवाल हैं, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं। हाँ, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। डेजर्ट डेजर्ट सॉइल्स की जो जो सैंड 90% सैंड और 10% क्ले होता है, उसी में जो कंकरीली बोले नहीं थे हम, शब्द भी बोले थे, कंकड़ीली कंकरीली जो है वो सॉइल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक बात, आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैव देयर कलर ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ आयरन? दिस इज द मास्टर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मृदा है जिसका अपना जो जिनके रंग जो है वो आयरन के ऑक्साइड की वजह से आते हैं? रेड एंड येलो, लेटेराइट, ब्लैक, पोर्जोल्स। एंड ऑफ कोर्स द करेक्ट ऑप्शंस आर दीज। ये बता रहा है लोग। अच्छा, यानी आपका कहना है कि ब्लैक सॉइल का भी जो कलर है वो आयरन के ऑक्साइड की वजह से आता है। दैट इज योर आंसर। ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 4। पोर्जोल्स, पोर्जोल्स, ओके। क्या यह बात संभावना में मानी जा सकती है? इज इट पॉसिबल कि पोर्जोल्स का जो कलर है, पोर्जोल का जो कलर है वो आयरन की वजह से हो? चैट बॉक्स में सिर्फ इसका लिमिटेड जवाब दीजिए। पोर्जोल्स में क्या नीचे जाता है, क्या ऊपर रह जाता है? लॉजिक से हल करो पहले, एक एक करके देखते हैं ना, नीचे से चलते हैं। सिलिका रिमेन्स बैक, इसमें तो कोई दो नहीं। अभी अभी इससे पहले वाले सवाल में डिस्कस किया है, मूर्ख लोग कैसे भूल सकते हो? सिलिका पीछे रह जाता है ना, तो उसका कलर किसकी वजह से होगा? अगर पोर्जोल्स में सिलिका पीछे रह जाता है, बाकी नीचे चला जाता है, तो किसकी वजह से कलर होगा? सिलिका की वजह से ही तो होगा। तो फिर आयरन का ऑक्साइड तो आउट हो गया ना, तो 4 तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये दो तो गया। कुल मिलाकर आप शुरू से ही जानते हैं सवाल पढ़ते समय कि सारा गेम यहीं पे आएगा ना घूम के, कि ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक क्यों होता है। तो क्यों होता है ब्लैक कलर का सॉइल ब्लैक? मुख्य रूप से ऑफ कोर्स, वो कौन सा टेढ़ा एकदम अजीब सा सुनाई पड़ने वाला शब्द बोला था मैंने? कहा था कि ये जरूर याद रख लेना भाई। टिटैनिफेरस हेमेटाइट, अगर मैं ठीक से याद कर ठीक से कहे तो याद ही है। टिटैनिफेरस हेमेटाइट टाइटन और आयरन के ऑक्साइड्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें टिटैनिफेरस होता है, टाइटन और आयरन, इन दोनों के ऑक्साइड से कलर जो है एसेंशियली सॉइल, जो चीज स्पेशल है उसको नहीं भूलिए कभी। तो टाइटेनिफेरस या टिटैनिफेरस जो ऑक्साइड थे उनकी वजह से, तो ये भी इसका कलर भी, हाँ ये बात ठीक है, ह्यूमस की वजह से भी कलर ब्लैक होता है उसका। लेकिन मुख्य रूप से जो मिनरल के लेवल पे देखिए तो आयरन के ऑक्साइड से ही इसका कलर ब्लैक होता है। ठीक है, तो टिटैनिफेरस हेमेटाइट इज द शब्द, तो तीनों ही आयरन के ऑक्साइड की वजह से ही अपना अपना कलर पाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एरियाज where rate of precipitation is less than the rate of evapotranspiration, which of the following processes will take place? जहां पर बरसात कम हो रही है, पानी उड़ ज्यादा रहा है, वहां पर इनमें से कौन सी प्रोसेसेस होंगी?
आंसर आ रहा है आप लोगों का बी। ऑप्शन बी सर, एक्सेप्ट अल्कलाइजेशन ऑल अदर्स आर करेक्ट। हाँ, तो अब आप ये बताइए कि अल्कलाइजेशन क्यों नहीं करेक्ट है, व्हाई अल्कलाइजेशन और व्हाट इज अल्कलाइजेशन फॉर दैट मैटर। सॉल्व सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, दो एसिड बोल रहे हैं, डी कोई डी भी बोल रहा है, 1 2 3 4 चारों अंदर बोल रहा है। बताओ भाई, जवाब दो, कॉन्सेप्ट लगाओ। अननेसेसरी का है, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो बिना मतलब नाइट टू फाइट टू पता नहीं क्या बोल रहा है। कोई भी प्रोसेस मेरे भाई समझिए इस बात को, एनी प्रोसेस दैट मेक्स द सॉइल एल्कलाइन, मोर एल्कलाइन देन इट वाज अर्लियर, कोई भी प्रोसेस जो किसी सॉइल को जिस स्थिति में है उससे ज्यादा अल्कलाइन बना दे, दैट इज अल्कलाइजेशन। सिंपल। मुख्य रूप से अगर बहुत टेक्निकली कहिए तो सोडियम जो कार्बोनेट्स हैं जो सोडियम के, उनका एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाए अगर सॉइल के सरफेस में, ऊपर अपर लेयर्स में, तो उसको अल्कलाइन। कुल मिलाकर ये सारी भी जो प्रोसेस है जितनी भी आप देख रहे हैं, इसमें रिवर्स लीचिंग का ठीक उल्टा हो रहा है ना, लीचिंग का ठीक उल्टा हो रहा है। salts in all the processes, the salts are getting pulled up. So and that is the condition which is mentioned there, that wherever the rate of precipitation is less than the net rate of evapotranspiration, the salts will get pulled up, no matter which kind of salt it is, calcium carbonate, carbonates of sodium, whatever, सारे के सारे पुल अप हो जाएंगे। इस प्रकार ये चारों ही प्रोसेसेस के होने के लिए एक्चुअली इनमें आपस में आप सबसेट भी बन सकते हैं कि अल्कलाइजेशन जो है वही ज्यादा हो जाए तो सोडिफिकेशन हो गया, इस तरह की भी सिचुएशंस बन सकती हैं। तो कहने का अर्थ है कि चारों ही प्रोसेसेस को जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है ऊपर हैपन होने के लिए, अपने अपने जो है वो मेटेरियलाइजेशन के लिए, वो यही एनवायरनमेंट है कि जिसमें प्रेसिपिटेशन जो है वो कम हो और नेट रेट ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन ज्यादा हो। So these were the 15 questions which I chose for today. I knew it will take more than an hour if we start, तो 1 घंटे जैसा से ऊपर हो ही गया है। ऐसे ही कभी फिर से एक रैंडम टेस्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया करिए, डीपली अंदर तक जाकर उसको पढ़िए, अपने आप से सवाल करिए कि मैं ये समझा तो ये ठीक समझा कि नहीं, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है। इस प्रकार की आप पढ़ाई करेंगे तो जो भी पढ़ेंगे वो सार्थक रहेगा, जो भी पढ़ेंगे वो मदद करेगा वहां एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने में। अदरवाइज वी विल हैव ओनली व्हाट इज कॉल्ड द फॉल्स सेंस ऑफ लर्निंग कि हमने तो पढ़ लिया है, हमारा कंप्लीट हो गया है। अनलेस यू आस्क अप्रोप्रिएट एंड पॉइंटेड क्वेश्चंस, यू विल नेवर नो कि तुम्हारा एक्चुअल लर्निंग लेवल क्या है। तो इसलिए इस तरह के सरप्राइज टेस्ट या कभी कभार 2 4 5 क्वेश्चन बीच बीच में पूछते रहा जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग सारी चीजों को रिवाइज करिए, नेक्स्ट वीक से फिर हम लोग क्लास जब शुरू करेंगे तो नया टॉपिक शुरू करेंगे एंड विल मूव अहेड।
जस्ट बी सिंसियर, दैट इज ऑल वी रिक्वायर, नथिंग एल्स। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरीवन, जय हिंद।